हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं टू दी पॉइंट सीरीज में फ्रॉम सम्यक सिविल सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है कि आरएसपी का एग्जाम बहुत ही पास है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम टू दी पॉइंट चीजें आप लोगों को बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है राज्यों का विलय। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी। वो समस्या ये थी कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों का भारत में विलय कराया जाए। तो उन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए, उसका थोड़ा सा इतिहास उठाते हुए, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग चर्चा में लेकर आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का विलय। तो देसी रियासतों का जो विलय हुआ था वो किस तरीके से हुआ था उसको हमें समझना है। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत 1947 में किस तरीके से बटा हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश प्रांत का है। ब्रिटिश प्रांत जो मुख्य रूप से 11 थे और सबसे ज्यादा भारत में फैले हुए थे। दूसरा हिस्सा जो है वो है आपका प्रिंसली स्टेट, जिसको देसी रियासतें कहा जाता है। और देसी रियासतें बहुत सारी संख्या में थी, लगभग हम मान के चल सकते हैं 600 देसी रियासतें थीं। और तीसरा हिस्सा जो आता है वो है आपके छोटे छोटे उपनिवेशों का, जो कि पुर्तगाली या फ्रांसीसियों के द्वारा अधिकृत किए जा रहे थे। तो अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के समय जो भारत देश था उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ब्रिटिश भारत जो कि 11 प्रांतों से बना हुआ था, और इनको कौन शासित करता था? ब्रिटिश सरकार शासित करती थी। दूसरा हिस्सा जो था वो था आपका देसी रियासतों का, जो खासकर राजाओं के द्वारा शासित किया जाता था। और भारत में जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया तो लगभग 562 रियासतें जो थी वो भारत में विलय होने के लिए खड़ी थी। और यहां पर एक जो खास बात है वो ये है कि जो तीसरा हिस्सा है वो है आपका फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के जो छोटे छोटे उपनिवेशिक क्षेत्र थे, उनको भी हमें किस तरीके से अर्जित करना था वो भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या थी। तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले ब्रिटिश भारत, तो सीधी सी बात है कि हमें ये ब्रिटिश जो हैं वो पूरी तरीके से शक्तियों का हस्तांतरण कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे सारी की सारी शक्तियां, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी देसी रियासतों में। क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह थी कि 1858 में जो सर्वोपरिता का जो सिद्धांत है, जो कि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा लगाया गया था, उसके तहत बहुत सारी देसी रियासतें जो हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी थी ब्रिटिश प्रभुसत्ता पर। और ब्रिटिशर्स ही उनको पेंशन दिया करते थे जिससे उनका जीवन यापन चल रहा था। और अब उनके सामने ये समस्या थी कि भाई हमने अपने कार्यकाल में कुछ खास कार्य तो किया नहीं है, तो अगर हम विलय हो जाते हैं भारत या पाकिस्तान के साथ तो फिर हमारे पास क्या वो सारी शक्तियां रहेंगी, वो सारी चीजें हमारे पास रहेंगी जो कि हम लोगों को ब्रिटिशों के द्वारा मिलती थी। तो यहां पर ये पूरी पृष्ठभूमि जो है इसको आज हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके सामने आता है कि ये किस तरीके से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन से। साल 1946, मतलब आजादी से लगभग लगभग मान के चलिए 1 साल पहले की बात हो रही है। और भारत में ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। ये कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो इसमें ये जो आपको 4 लोग दिख रहे हैं, इनको अगर आप छोड़ दीजिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, तो बाकी 3 लोग कौन हैं? एक हैं आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे हैं आपके एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे हैं आपके पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 लोगों की जो कैबिनेट मंत्रियों, ये 3 कैबिनेट मंत्री थे जिनके द्वारा ये मिशन बनाया गया था। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया। इसने आते ही भारत में पाकिस्तान की जो मांग है उसको खारिज किया और बोला कि भाई भारत को हम लोग विभाजित करेंगे। परंतु जैसे ही पाकिस्तान की विभाजन की बात आई तो भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन महाशय द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पूरे भारतवर्ष में दंगे फसाद शुरू हो गए। दंगे फसाद शुरू हो गए और दंगे फसाद को खत्म करने के लिए हमें इस निष्कर्ष पे जाना पड़ा कि भाई भारत और पाकिस्तान 2 हिस्से बनाने पड़े। पर दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि अगर भारत और पाकिस्तान बनता है तो फिर पाकिस्तान में कौन कौन सी रियासतें जाएंगी और हिंदुस्तान में कौन सी रियासतें जाएंगी। तो यहां पे कैबिनेट मिशन जो है उन्होंने संविधान सभा बनाने की बात रखी, और उस संविधान सभा में देसी रियासतों की 93 सीट्स रखी और उसमें चुनाव कराने की बात रखी थी। ये कैबिनेट मिशन का एक प्लान था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी हम लोग देसी रियासतों के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभी देसी रियासतों की ही सीटों से संबंधित है, बाकी सीटें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो देसी रियासतों की 93 सीटें थी, इस पर चुनाव कराने की बात उन्होंने रखी थी, परंतु वो कुछ खास मतलब में नहीं आ पाई। फिर बाद में माउंटबेटन प्लान आता है और माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहा गया। और इसके तहत माउंटबेटन ने भारत के दो हिस्से करने की बात की, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। फिर से समस्या वही थी कि देसी रियासतें कहां कैसे जाएंगी, और ये जो माउंटबेटन प्लान है उसको एज इट इज पास कर दिया गया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में 1947 में। और इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के सामने, खासकर देसी रियासतों के सामने, एक बड़ी समस्या थी या एक बड़ा निर्णय लेना था उनको। वो ये था कि देसी रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं, या फिर स्वतंत्र रहना चाहती हैं। तो यहां पर देसी रियासतों के पास 3 विकल्प थे, वो भारत, पाकिस्तान या फिर वो स्वयं स्वतंत्र रहें। यहां पर जो बात हुई वो ये हुई कि भाई सीधी सी कि भारत में कौन जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा और कौन जोड़ेगा इसको। पाकिस्तान और भारत दोनों में एक खास मंत्रालय बनाया गया जिसको कहा गया रियासती विभाग या स्टेट डिपार्टमेंट कहा गया। पाकिस्तान में जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से काम कर रहा था, भारत में इस रियासती विभाग के जो मंत्री बने वो बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जो सचिव हैं, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सचिव जो हैं वो हैं आपके वीपी मेनन। अगर इतिहास में नाम लिया जाए कि भारत में देसी रियासतों का जो विलय हुआ है उसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, तो आप आराम से बता पाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। परंतु मत भूलिए कि इसमें उतना ही श्रेय वीपी मेनन जी को भी जाता है। इसमें माउंटबेटन का भी नाम कहीं कहीं पर लिखा जाता है, परंतु अभी उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। एग्जामिनेशन में अगर आपके आता है तो आपको मंत्रालय का नाम याद रखना है जो है स्टेट डिपार्टमेंट और या फिर रियासती विभाग, और मंत्री जो बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके जो सचिव थे वो कौन थे, वो थे आपके वीपी मेनन। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने 2 तरीके के पत्र बनाए। 2 तरीके के पत्र बनाए, एक था आपका विलय पत्र जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन भी कहा जाता है, और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। विलय पत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये विलय पत्र क्या है, ध्यान समझिएगा। जो आमतौर से विलय पत्र की बात होती है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य जो हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं। भारत में भी एक संघ बनाने की बात रखी गई थी, और वो जो संघ है वो उन छोटी छोटी रियासतों के द्वारा बनाया जाता है, और उन रियासतों के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो संविदा के द्वारा या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो वहां से हट सकते हैं। परंतु भारत का जो संघ है वो थोड़ा विशेष है। यहां पर इन्होंने इस बात पर तवज्जो दी कि भाई यहां पर जो संघ बन रहा है वो छोटी छोटी रियासतों के मिलने से नहीं बन रहा, बल्कि वो सारी रियासतें भारत संघ में अपनी प्रभुसत्ता समर्पित कर रही हैं। अतः कहने का तात्पर्य इतना है कि भारत जो संघ है वो इन देसी रियासतों की इच्छा अनुसार नहीं चलेगा, इच्छा अनुसार नहीं टूटेगा। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो भारत के अंदर विलय कर रहे हैं। इस विलय पत्र का मतलब ये था। और दूसरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का, वो बस इतना सा कहता है कि जिस प्रकार अलग अलग देसी रियासतों का संबंध अंग्रेजी सरकार के साथ था, जिस तरीके से वो सारे के सारे पेंशन मिलते, जो पेंशन मिला करती थी उनको, जो भी उनको दायित्व दिए गए थे, वो सारी चीजें जैसे पहले चलती थी बिल्कुल वैसे ही चलेंगी, बट अब ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बल्कि भारत या पाकिस्तान के द्वारा। तो यहां पर ये 2 तरीके के एग्रीमेंट आप लोगों को पता होने चाहिए। अब यहां पर हम देख सकते हैं वीपी मेनन जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इस तरीके की चीजों को स्थापित किया। अब हुआ क्या कि ज्यादातर लोगों ने भारत में विलय करने की बात की और कुछ लोगों ने पाकिस्तान में विलय करने की बात की, पर इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। स्वतंत्र रहने की इस सूची में जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का नाम तो आपने सुना ही होगा, परंतु इसमें 3 लोग और हैं। हालांकि वो ज्यादा समय तक इस पर विचार नहीं किया और उन्होंने अपना विलय भारत के साथ कर लिया था। वो 3 लोग कौन थे? एक भोपाल, त्रावणकोर और आपका जोधपुर। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, जोधपुर। ठीक है, तो उन चीजों को भी पढ़ेंगे, परंतु सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पहले के 3 राज्य या रियासतें। कौन कौन सी हैं? वो है आपकी जूनागढ़, दूसरी है हैदराबाद और तीसरी है जम्मू कश्मीर। तो पहले उनको देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बाकी की 3 को देख लेंगे।
तो सबसे पहले अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो यहां पर जूनागढ़ में अगर देखा जाए तो वहां के जो राजा थे वो कौन थे? मोहम्मद महावत खान। याद रखिएगा जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र है वो है कहां पर? वो ये वाला हिस्सा है। जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला हिस्सा है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं पानी के रास्ते पाकिस्तान से मिलने की पूरी आशंका रखता है। और इसी आधार पर यहाँ के जो राजा हैं मोहम्मद महावत खान वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे। चलिए ठीक है भाई, हम मिल सकते हैं, परंतु यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे राजा तो मुस्लिम था पर प्रजा जो थी वो हिंदू थी। और प्रजा जो हिंदू है वो चाहती है कि भाई सीधी सी बात है, हम भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। और इनके एक दीवान है, दीवान का नाम क्या है? दीवान का नाम है शाहनवाज भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उन्हीं के ही दादा हैं। और शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की सरकार से ये गुहार लगाई कि आप भारत यहां पर आइए, क्योंकि यहां पर प्रजा के साथ बहुत सारा गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है, यहां पर उनके ऊपर अराजकता फैलाई जा रही है। और भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप यहां पर आकर इसको अपने साथ विलय कर लीजिए। जैसे ये बात मोहम्मद महावत खान को पता चली तो ये बड़े ही आप कह सकते हैं नवाबी तौर तरीके के थे और इनके पास 9 बेगमें थीं। और उन 9 बेगमों में से 7 बेगमों को हवाई जहाज में और अपने फेवरेट कुत्तों से बड़ा प्यार था इनको, अपने बहुत सारे फेवरेट कुत्ते ये सब लेकर उड़ जाते हैं कहां पर? पाकिस्तान की ओर। बोले सर आप तो 9 बोल रहे थे या 7 ही लेके बोले? तो ये 2 बेगमें रह गई थी, वो इसलिए रह गई थी क्योंकि जगह नहीं थी, उनके कुत्तों के लिए जगह नहीं बन रही थी, इसलिए उन्होंने 2 बेगमों को हटा दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की अब जब रियासती आप कह सकते हैं वो चरित्र होता है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा समय तक इनकी रियासत चलती। और हुआ क्या? जनमत संग्रह हुआ यहाँ पर, और जनमत संग्रह के तहत 1948 फरवरी में भारत का एक हिस्सा बन जाता है जूनागढ़। अब अगर हम लोग आगे देखें तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या? ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो 1 नवंबर 1956 में जूनागढ़ जो है भारतीय राष्ट्र का, जो भारतीय राज्य में सौराष्ट्र है उसका हिस्सा बना दिया जाता है। और जब सौराष्ट्र बॉम्बे राज्य के साथ हिस्सा बन जाता है, कब? 1956 में। बॉम्बे जब बनता है 1956 में, और उसका ही हिस्सा बन जाता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी याद रखनी है, 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात के भाषाई राज्यों के विभाजित किया गया था, जिसमें जूनागढ़ स्थित था। और तब जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा बन गया जाता है। तो सबसे पहले ये बंबई का हिस्सा होता है और उसके बाद फिर बाद में ये गुजरात का हिस्सा हो जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जनमत संग्रह के द्वारा कब हुआ? तो फरवरी 1948 में। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है कौन? वो है हमारे हैदराबाद। हैदराबाद की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हैदराबाद है कहां पर। ये है आपका हैदराबाद। हैदराबाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी चाहते थे महाशय कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए, और ये चीज भारत के लोग कदापि नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये हिस्सा पाकिस्तान का है, ये हिस्सा पाकिस्तान का है, और अगर यहां पे भी एक पाकिस्तान बन जाता तो भारत को बड़ी मुश्किल होती। और इसलिए यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी के द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? ध्यान से सुनिए। यहां पर जो नवाब हैं हैदराबाद के, उनका नाम है निजाम उस्मान अली। निजाम उस्मान अली जो हैं वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, परंतु यहां पे भी जो प्रजा है वो अधिकतम हिंदू है और तेजी से अपनी प्रजा पर अत्याचार करना ये शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? एक संस्था है जो कि 1938 में बनी थी, 1938 में बनी थी, और ये हैदराबाद के जो निजाम है उसके द्वारा ही बनाई गई थी। उस संस्था का नाम है मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, और ये एक खास तरीके के लोगों को रखती, जिसको कहा जाता था राजाकर। राजाकर असलियत में सशस्त्र कट्टरपंथी हुआ करते थे, जो कि राजा के कहने पर, खासकर निजाम के कहने पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। और जैसे ही वहां के निजाम ने यह आदेश दिया कि जितने भी आपके हिंदू क्षेत्र हैं या हिंदू परिवार हैं उनको मारना शुरू करिए, तो पूरे हैदराबाद में अराजकता फैल गई। और अराजकता जैसे ही फैली
तो भारत सरकार से ये गुहार लगाई गई कि किसी भी तरीके से हमें मतलब हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया जाए। और उस समय तक ये भाई साहब जो थे निजाम उस्मान अली, ये इस पूरे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा चुके थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते ही वहां पर मतलब संयुक्त राष्ट्र में ये घोषणा आ गई कि आपको आर्मी ले जाने की इजाजत नहीं है। आज आर्मी आप नहीं ले जा सकते। जब आर्मी नहीं ले जा सकते तो फिर क्या करेंगे? तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बुद्धिमत्ता है वो काम आती है और वो क्या करते हैं, वो सेना को पुलिस के भेष में भेजते हैं और एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, ऑपरेशन पोलो। अब और करते हैं सर ये ऑपरेशन पोलो का नाम यहाँ पे कैसे आया? याद रखिएगा ये हैदराबाद सबसे ज्यादा समृद्ध रियासतों में से एक थी और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान जो हुआ करते थे वो हैदराबाद में थे। राजा को पोलो खेलना बड़ा पसंद था इसलिए, और ऑपरेशन पोलो होता है और ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत का एक भाग बना लिया जाता है, अभिन्न अंग बन जाता है। अब ये मत समझिए कि यहां पर जो निजाम है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको भारत की सर्वोच्चता के अंदर रखा गया और वो सारे अधिकार दिए गए जो कि एक रियासत को दिए जाने चाहिए। तो ये हमारी उदारता है। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जम्मू कश्मीर का जो विलय पत्र है वो किस दिन साइन हुआ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार पेपरों में आया भी है और उम्मीद है कि इस बार भी शायद आ जाए। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो ये हिस्सा है आपका जम्मू कश्मीर का और ये हिस्सा आप देख रहे हैं पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान भी चाहता था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत के अंतर्गत ना जाते हुए पाकिस्तान के पास आ जाए। परंतु यहां पे जम्मू कश्मीर के जो राजा है उनका नाम है राजा हरि सिंह। क्या नाम है? राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने यहां पर विलय पत्र साइन करते हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। परंतु पाकिस्तान ने तो तुरंत ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, पर इंडिया ने कहा कि हमें थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। और जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को अपने साथ लेकर आना चाहता था और यहां पर राजा हरि सिंह जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के साथ भी नहीं जाना चाह रहे हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और इस बात को जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला तो उन्होंने कुछ आक्रमणकारी, कुछ उग्रवादी संस्थानों को यह हुक्म दे दिया कि आप जाइए जम्मू कश्मीर में और जितने भी हिंदू क्षेत्र हैं उनको बर्बाद कीजिए और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लीजिए। तो ऐसा क्या था? कुछ ही क्षेत्र थे जहां पर हिंदूवादी लोग कह सकते हैं हिंदू धर्म के लोग रहते थे। बाकी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर खासकर इस्लाम धर्म को मानने वालों के का बहुमूल्य क्षेत्र था और यहाँ पे जो राजा हैं वो आपके हिंदू हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम आता है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, शेख अब्दुल्ला। तो होता क्या है कि जैसे ही आपके मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी उग्रवादी हैं वो जाएं और वहां पर जाकर आतंक मचा दें, तुरंत ही राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली की ओर रवाना कर देते हैं और दिल्ली की ओर भेज देते हैं कि भाई जाओ अब तुम मेरी तरफ से बात करो। ये सारी चीजें चल रही हैं और इतने में ही एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है जिसको बारामुल्ला हत्याकांड कहते हैं। उसके तुरंत बाद ही राजा हरि सिंह ने बोला कि भाई हम विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। तो बारामुल्ला जो कांड है वो याद रखिएगा वो इसी समय हो रहा है। और इस जैसे ही उन्होंने प्रतिनिधि बना के भेजा तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, भारत सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है कि हम आपको कुछ विशेष अधिकार देंगे और आपको क्या करना होगा, आपको हमारे विलय पत्र में हस्ताक्षर करना होगा। और ये जो विलय पत्र है इस पर हस्ताक्षर कब हुआ? ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है 26 अक्टूबर 1947 में। और इस विलय पत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय क्षेत्राधिकार का जो विस्तार है वो केवल बाहरी मामलों, संचार और रक्षा तक रहेगा। बाकी सारी चीजें स्वतंत्र रूप से जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से चलाएगा। ये खास बात बोली गई। और इसी के तहत अगर देखा जाए तो हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया। और याद रखिएगा 1951 को राज्य संविधान सभा का चुनाव हुआ और यहां पर जम्मू कश्मीर का संविधान बनना शुरू हो गया।
और इस संविधान के, ध्यान सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी पहली बैठक जो हुई वो हुई आपकी 31 अक्टूबर 1951 को, और कहां हुई? श्रीनगर में हुई। और इस संविधान में ही को खास बात क्या होती है, इस संविधान के तहत ही भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है जम्मू और कश्मीर। देखिए आगे, 1952 में भारत और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्रियों के बीच भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत राज्य को विशेष स्थान, मतलब विशेष स्थान ये क्यों आ रहा है, ये आपका धारा, ये अनुच्छेद आपका 370 की बात हो रही है, ठीक है, देते हुए दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर होता है। और दिल्ली समझौते पर जब भी हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत संघ का एक अभिन्न अंग बन जाता है और रहेगा। ये कहा गया किसमें? आपका धारा 3 में जम्मू कश्मीर के संविधान में, और 370 आर्टिकल हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि 2019 में 9 अगस्त 2019 में एक विधेयक पारित होता है जिसके तहत धारा 370 को हटा दिया जाता है, और 31 अक्टूबर 2019 को इसको प्रभावी कर दिया जाता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य न होकर एक केंद्र शासित राज्य रह गया है। याद रहेगा ये चीज, कोई डाउट यहां तक? तो राष्ट्रपति के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संविधान आदेश जारी किया गया, जिसमें कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ केंद्रीय संविधान को राज्य तक विस्तृत किया गया था। तो धारा 370, ये जो आपका अनुच्छेद 370 है, वो कैसे लगा और कौन सी धारा थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान रहते हुए भी वो एक अभिन्न अंग बन चुका था भारत का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहां पर तो हमने जल्दी से देख लिया कि ये 3 राज्य कौन कौन से थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते थे। 3 राज्य और भी हैं, उनको थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रावनकोर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रावनकोर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ट्रावनकोर जो कि आज केरला के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर जो इनके दीवान है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1946 में जो नाम आपको थोड़ा बहुत देखना है वो क्या है, 1946 तक ट्रावनकोर के जो दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि भारत में हम विलय हों, परंतु हुआ क्या कि वह जुलाई 1947 तक अपने पद पर बने रहे थे, और केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा हत्या के प्रयास के से बचने के तुरंत बाद उन्होंने हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और 30 जुलाई 1947 को ट्रावनकोर भारत में शामिल हो गया। कहा जाता है कि ट्रावनकोर के कुछ गुप्त संबंध थे ब्रिटेन के साथ, जो कि चाहता था कि किसी भी तरीके से भारत में ट्रावनकोर सम्मिलित ना हो, क्योंकि यहाँ पे मोनोजाइट मिलता है, और मोनोजाइट जो है वो यूरेनियम और खासकर परमाणु अलग अलग बम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता था। तो वो चाहते थे कि भारत के साथ न मिलकर ये स्वतंत्र है, जिससे कि यूके आराम से इनके साथ व्यापार कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे राजा भी हिंदू था, प्रजा भी हिंदू थी, तो भी ये कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, पता नहीं क्या ही सोच रहे थे। तो जोधपुर ये आप देख सकते हैं, जोधपुर ये है, और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान वाला है। तो दूरी बहुत कम है, दूरी जो है वो काफी कम है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान और जोधपुर के बीच में। शायद इस वजह से कुछ अच्छे इनको यहाँ पर ऑफर्स मिल रहे थे, ठीक है, पर जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए एक हस्ताक्षरित कोरा कागज दे दिया था, याद रखिएगा, परंतु वो सब काम नहीं आया। और अंत में क्या हुआ, 11 अगस्त 1947 को जोधपुर के राजा महाराजा हनवंत सिंह, ये आपके एग्जाम में अगर आ सकता है तो यही आ सकता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और इसी के तहत जोधपुर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो देखिए कितना दिलचस्प बात है ये कि जोधपुर जैसा जो क्षेत्र है वो भी पाकिस्तान में विलय होने की सोच रहा था, परंतु हुआ नहीं, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब आता है भोपाल। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो ये हिस्सा देखिए, ये है भोपाल का, जो कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी है। और उस समय ये भाई साहब भी चाहते थे कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में मिल जाए। तो सोचिए अगर पाकिस्तान में मिल जाते तो भोपाल, ये हैदराबाद, ये जूनागढ़, जोधपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सब हिस्से जो हैं ये सब पाकिस्तान के होते। परंतु यहां पर आपको तारीफ करनी होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि जिन्होंने ये होने नहीं दिया, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है, तो भारत का बिस्मार्क वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एकीकरण में बहुत ज्यादा कह सकते हैं अपना योगदान दिया था। तो हुआ क्या भोपाल में जो मुस्लिम नवाब थे उनका नाम था हमीदुल्ला खान,
ठीक है। और यहाँ पर जो आबादी थी वो खासकर हिंदू थी, और इसी को कहते हुए इन्होंने एक कथन भी कहा था। क्या कहा था कि कोई भी शासक अपने निकटतम प्रभुत्व से भाग नहीं सकता, और इस बात को वो समझ चुके थे और इसलिए इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। और ये पहले थे, सबसे पहले इन 6 राज्यों में सबसे पहले थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र में। तो जुलाई 1947 तक राजकुमार को बड़ी संख्या में राजकुमारों के भारत में शामिल होने के बारे में पता चला और उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। तो इसीलिए जोधपुर, आपका भोपाल और त्रावणकोर का नाम बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने कुछ ज्यादा मुशक्कतें नहीं की थी। परंतु जो 3 नाम आते हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये मुझे लगता है आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कैसे इतिहास आगे बढ़ा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये टू द पॉइंट सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।